हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पदार्थों के सामान्य गुण के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसका लेक्चर थर्ड है। ये चैप्टर 4 लेक्चर में टोटल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये इम्पोर्टेंट है हमारे किस किस एग्ज़ाम के लिए, जैसे आरआरसी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एनटीए, डी यू, टेट, सीटेट या अन्य कोई एग्जाम जिसमें भी फिजिक्स पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, एनटेक स्टडी को आप सर्च करिए यूट्यूब चैनल पे और उसको सब्सक्राइब करिए, या आपके पास अगर पीडीएफ है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल पे पहुँच सकते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर कोई वीडियो से संबंधित आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इसके अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। जैसे ये सारे टॉपिक को हम लेक्चर 1 में कंप्लीट कर दिए, और सेकेंडरी इनको जो ब्लैक कलर से हैं इनको हम लेक्चर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। अब लेक्चर 3 के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, देखिए लेक्चर 3 में हम देखेंगे अब थ्रस्ट आर बॉयंट फोर्स। जो बॉयंट फोर्स या थ्रस्ट फोर्स जिसे कहते हैं, उत्प्लावन बल या उच्छेद बल कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में देखेंगे। फ्लोटिंग यानी कि प्लवन के बारे में देखेंगे। डेंसिटी घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक या अपेक्षिक घनत्व के बारे में अच्छे से विथ एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम टॉपिक को देखते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा बनता है उच्छेद या उत्प्लावन बल। ठीक है, क्या होता है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब थ्रस्ट और बायंट फोर्स एफ से डिनोट करते हैं। देखिए, किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोने पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, एक बल कार्य करता है। यही बल क्या है, उत्प्लावन बल है। जैसे आप एक वस्तु को देखिए यहाँ पे रखा हुआ है वाटर में, तो इस पे जो है इसके भार के कारण नीचे की ओर एक बल लगेगा जिसे हम गुरुत्वीय बल कहेंगे, यानी कि इसका भार कार्य करेगा नीचे को W = mg। और इसके विपरीत दिशा में कार्य क्या करेगा, उत्प्लावन बल, जो कि द्रव के द्वारा उस वस्तु में ऊपर की ओर लगाया जाता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे जैसे कोई तालाब है या फिर कोई पॉन्ड है जिसमें आप कोई वस्तु रखते हैं तो आपको हल्की प्रतीत होती है। रीज़न यही है कि उसका जो भार है उससे हल्की प्रतीत होती है, इसलिए चूंकि ऊपर की ओर भी एक बल कार्य करने लगता है, उत्प्लावन बल, तो उसके भार को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका अध्ययन सबसे सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है इसके अकॉर्डिंग, देखिए उन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ठीक है, और वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने सिद्धांत दिया है। इस पे जाकर के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पिंड है या वस्तु है, उसको द्रव में डुबोया गया, जिसका द्रव्यमान कितना है, इसमें देखिए 6 kg लिखा है। तो इसको हम वेट भी करते हैं। बाहर जो है वायु में इसका भार क्या था, 6 kg था। अब इसको पानी में लेके गए तो यहाँ देखिए जो हमारा जिससे हम भार का मेजर कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 4 kg दिखा रहा है, यानी कि इसके भार में 2 kg का अंतर आ गया, 2 kg कम हो गया। 6 kg था और वो 4 kg हो गया, यानी कि 2 kg का कमी महसूस हो रहा है। तो वो कमी किससे कारण है, जो बॉयंट फोर्स, इस पे ऊपर की तरफ द्रव के द्वारा एक बॉयंट फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल, जिसे उच्छेद बल भी कहते हैं, वो 2 kg लग रहा है, जो कि उसके 6 kg भार को 4 kg में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि कम कर दे रहा है। ठीक है, अब जब इसमें हम वस्तु को डुबोते हैं तो हमारे पास एक यहाँ से द्रव निकल के बाहर आएगा। वो द्रव को हम एक पात्र में इकट्ठा करते हैं और उसका वेट करते हैं। तो देखिए उसका वेट कितना आता है, इसमें देखिए 2 kg है, यानी कि हमारा द्रव के द्वारा जो उत्प्लावन बल लगाया जा रहा था वो भी 2 kg है, और जो पानी इसमें से निकल के इस पात्र में आया उसका भी हमने द्रव्यमान देखा या भार देखा, वो भी कितना है, 2 kg है। तो यहाँ से हमें क्या कंसेप्ट मिला,
आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार हमें एक कंसेप्ट मिला कि द्रव का उच्छेद या उत्प्लावन बल उस भार में आभासी कमी के बराबर होगा और हटाए गए द्रव के भार के बराबर। यानी कि उस जो वस्तु को आप डुबोते हैं द्रव में, उसमें जो भार की कमी आएगा वो उत्प्लावन बल के बराबर होगा, या उसमें उससे जो पानी विस्थापित करेगा, वो जो पानी विस्थापित करेगा उसके भार के बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल हम देखते हैं। लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि पानी की नाव तैरती है। रीजन क्या है? लोहे की जो कील होती है उसका जो भार होता है वो अपने भार से अधिक, अगर वो अपने भार से अधिक द्रव विस्थापित कर दे तो वो ऊपर ही तैरेगी। ठीक है, इसको हम आगे के फिगर के माध्यम से समझेंगे। और नाव तैरती है, रीजन क्या है? नाव बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें जो उसका भार होता है भार से अधिक द्रव को विस्थापित करती है, जिससे क्या होता है? उत्प्लावन बल की वैल्यू अधिक हो जाएगी। जितना अधिक भार विस्थापित करेगा उतना अधिक उत्प्लावन बल का मान हो जाएगा। यही उत्प्लावन बल क्या होगा? उसको ऊपर रखेगा। उत्प्लावन बल की वैल्यू अगर अधिक है तो वो तैरेगी, अगर कम हो गई तो डूब जाएगी। किस पे रेस्पेक्ट में? उसके भार के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और जहाज़ों की गति में जो वृद्धि है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे का एक उदाहरण है। इसके जो गति है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पे कार्य करती है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। अब देखिए प्लवन, यहाँ पे हम समझेंगे जो ऊपर एग्जाम्पल अभी बताया था घनत्व के बारे में, जो लोहे की कील डूब जाती है जबकि नाव तैरती है, तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे फ्लोटिंग क्या है, प्लवन क्या है? किसी वस्तु का द्रव में तैरने का गुण ही प्लवन कहलाता है, फ्लोटिंग। ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है तैरने की। तो ठीक है, तो इसमें जब कोई वस्तु तैरती है या आंशिक रूप से डूब जाती है, कुछ भी होता है, तो उसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो वस्तु तैरेगी या डूबेगी या आंशिक रूप से डूब के तैरेगी। ठीक है, दो बल कौन कौन से हैं? एक उसका वस्तु का भार, स्वयं का भार, जो कि नीचे की तरफ कार्य करेगा। ठीक है, और दूसरा है द्रव का उच्छेप या उत्प्लावन बल W1, जो कि द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाया गया एक बल होता है जो ऊपर की तरफ कार्य करता है। ठीक है, अब फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला कंडीशन है एक वस्तु है, इसमें क्या है? W, इसमें आप देखेंगे तो W इज ग्रेटर देन W1, यानी कि जो हमारा वस्तु का भार है W वो अधिक है W1 से, यानी कि जो हमारा वस्तु का भार है वो अधिक है उत्प्लावन बल से। तो पानी के द्वारा जो वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जा रहा है वो कम है, तो क्या होगा? उसके भार के कारण वो वस्तु डूब जाएगी। आप प्रैक्टिकली भी सोचने का प्रयास करेंगे, अगर मान लो उसका भार अधिक है वस्तु का और नीचे से बल कम लग रहा है तो क्या होगा? वो नीचे डूब जाएगी। ठीक है, तो पहला कंडीशन हो गया आपका। सेकंड कंडीशन देखते हैं हम क्या है। जब W इक्वल टू W1 हो, यानी कि जो हमारा उत्प्लावन बल हो और वस्तु का भार दोनों बराबर हो, उस कंडीशन में क्या है? वस्तु जो है डूब के तैरेगी, कंप्लीटली नहीं डूबेगी, डूब के तैरेगी वो। ठीक है, यानी इस कंडीशन में ये क्या हो रहा है कि अपने जो इसका जो भार है इसके बराबर ही द्रव विस्थापित कर रही है। तो जो द्रव विस्थापित किया जाता है वही उत्प्लावन बल के बराबर होता है। और पहले कंडीशन में क्या था? जो इसका भार था अपने भार से कम द्रव को विस्थापित कर रही थी, तो जब कम द्रव को विस्थापित करेगी तो उत्प्लावन बल की वैल्यू कम होगी, तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड हम केस देखें तो इस केस में क्या है? जो हमारा वस्तु का भार है, ठीक है, वो कम है किससे? उत्प्लावन बल से। यानी कि इस कंडीशन में क्या है? जो वस्तु का भार है, वस्तु अपने भार से अधिक द्रव को विस्थापित कर रही है। ठीक है, जो अधिक द्रव विस्थापित कर रही है वही द्रव क्या है? उसी के बराबर उत्प्लावन बल कार्य करेगा। ठीक है, यानी उत्प्लावन बल की वैल्यू जो है वस्तु के भार से अधिक है, तो क्या होगा? ये उसे ऊपर की ओर धक्का दे देगा और ये वस्तु क्या होगी? तैरेगी। तो इसी सिद्धांत पे हमारी जो है, जो पानी की जहाज होती है, पानी में जो तैरती है, इसी सिद्धांत पे तैरती है, क्योंकि उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव है उसके भार से अधिक होता है, तो उत्प्लावन बल की वैल्यू अधिक होती है, जिससे कारण वो जहाज आसानी से तैरती है पानी में। ठीक है, तो यही कंडीशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, घनत्व के बारे में देखते हैं। ठीक है, घनत्व क्या होता है?
डेंसिटी, घनत्व का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इजकल टू मास अपान वॉल्यूम या घनत्व इजकल टू द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब, ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पानी का घनत्व जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं वो पॉइंटर को हम देख लेते हैं। पानी का घनत्व पूछा जाता है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसी भी यूनिट में पूछा जाए तो आप याद रखना, ठीक है। और बर्फ़ का घनत्व क्या है 900 kg पर क्यूबिक मीटर या 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये होता डायरेक्ट, आप इसको याद रखना पानी का और बर्फ़ का घनत्व जो है क्या होता है, ठीक है। अब घनत्व देखिए 3 प्रकार के हमारा, अगर गैस, लिक्विड और सॉलिड में हम कंपेरिजन करें तो हमारा डेंसिटी का जो है क्रम कैसा होता है। देखिए बेसिकली हमारा डेंसिटी अगर आप अच्छे से समझने का प्रयास करें तो कोई भी पदार्थ जिसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे, जितने अधिक पास होंगे उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि अगर आप गैस को देखें तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब लिक्विड की तरफ हम बढ़ते हैं तो लिक्विड में जो है गैस की कंपेरिजन में जो है मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास में होते हैं, और सॉलिड में देखते हैं तो ये बिल्कुल पास पास होते हैं, यानी कि सॉलिड का जो डेंसिटी होता है सबसे अधिक होता है गैस और लिक्विड की तुलना में। तो देखेंगे सबसे कम किसका, गैस का, फिर लिक्विड का, उसके बाद सबसे अधिक क्या है, सॉलिड का डेंसिटी होती है। तो उसके मॉलिक्यूल यानी कि उसके अणु पे डिपेंड करता है, उसके पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि वो कितने कितने पास हैं, कितने कितने सघन हैं, तो उसी पे उसका घनत्व निर्भर करता है। आगे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, उनको कंसेप्चुअल अगर हम याद रखते हैं तो एग्जाम में हमें ये भूलता नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले कुछ फैक्ट। देखिए तैरते हुए मनुष्य का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। पानी में कोई मनुष्य तैर रहा है तो उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम ही होगा, इसीलिए वो क्या होगा, तैरेगा उस पर, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ देखेंगे पानी में आप डालेंगे तो वो तैरेगा, ठीक है। मक्खन का घनत्व दूध की अपेक्षा कम होता है, इसलिए मक्खन जो है दूध में तैरता है। बादल का घनत्व वायुमंडल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए बादल जो है ऊपर होता है वायुमंडल के, ठीक है, मतलब नीचे नहीं आता पृथ्वी के नज़दीक, ठीक है। तो यही रीजन है कि हमारा जो है घनत्व का रीजन है, जो ये सब वस्तुएं जो है जैसे तो तैरता है, जैसे मान लो अगर कभी एग्जाम्पल आया, आपको दिया है एग्जाम्पल कि जो है पानी जो है सॉरी लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है, रीजन क्या है। देखिए 2 रीजन बनते हैं, एक उसके द्वारा विस्थापित किया गया द्रव जो है उसके भार से कम होता है, इसलिए वो डूब जाती है, जैसा कि आपने देखा ऊपर। और क्या है, उससे घनत्व फिर भी डायरेक्ट हम कोरिलेट कर सकते हैं, उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए वो डूब जाती है, ठीक है। घनत्व का इसका जो है आपका कंपेरिजन है मास से, ठीक है, क्योंकि क्या होता है W=m×g होता है भार, ठीक है। अगर मान लो भार अधिक मतलब घनत्व अधिक है, इसका मतलब क्या है, घनत्व इजकल टू क्या होता है, घनत्व इजकल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अगर घनत्व उसका अधिक है तो द्रव्यमान भी अधिक होगा, और द्रव्यमान अधिक होगा तो इसका भार अधिक होगा, ठीक है। भार अधिक होगा तो वो डूब जाएगी, यानी कि पानी से उसका भार जो ऊपर जो बल लग रहा है उससे अधिक होगा नीचे की तरफ, तो वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो ये सब रीजन बनते हैं, दोनों रीजन होगा, जो ऑप्शन में होगा वो आप मार्क करना है आपको। अब हम देखते हैं कुछ कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमखंड या बर्फ़ का पानी में तैरना, तो इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि जो है अगर किसी हिमखंड या बर्फ़ का आयतन इतना है तो वो किसी समुद्र में तैर रहा है, तो उसका जो पानी से ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है तो उसका आयतन कितना होगा। तो आपको सिंपली याद रखना है कि कोई बर्फ़ का टुकड़ा या हिमखंड जो है समुद्र में तैर रहा है तो उस पूरे आयतन का 1/10 आयतन जो है उसका भाग पानी के ऊपर दिखाई पड़ेगा, और 9/10 भाग जो है नीचे डूबा रहता है, ठीक है। तो
तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मान लो अगर किसी का जो है द्रव्यमान जो है, मान लो कि कोई हिमखंड है, उसका जो है आयतन 20 क्यूबिक मीटर है, तो पूछा गया आपसे कि जो है वो बर्फ़ का जो कितना भाग, कितना आयतन जो है ऊपर दिखाई पड़ेगा पानी के ऊपर, तो क्या होगा 20 का 1/10, 20 का 1/10 करेंगे तो आपसे 2 बार जाएगा, यानी कि 2 क्यूबिक मीटर आयतन जो है वो पानी से बाहर दिखाई देगा, बाकी 18 क्या होगा, पानी के नीचे डूबा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं पॉइंट क्या है। बहता हुआ हिमखंड ऊपर ना पिघलकर नीचे से पिघलता है। रीजन क्या है, नीचे, क्योंकि नीचे दाब अधिक रहने से गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, बर्फ़ का जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था शायद, जो हमारा दाब प्रेशर है और गलनांक में क्या संबंध होता है, तो बर्फ़ के लिए भी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। जहाँ पे प्रेशर अधिक होता है वहाँ बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है, इसलिए नीचे वाला भाग जो है पहले पिघलता है, इसके बाद ऊपर वाला पिघलता है। ठीक है, यही रीज़न है। अब देखिए कुछ जैसे है मैनोमीटर, सरल वायु दाब मापी, फोर्टीन वायु दाब मापी, निर्द्रव वायु दाब मापी, अल्टीमीटर, ये सभी जो है इक्विपमेंट क्या हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही बनाए गए हैं। और जो हमारा मैनोमीटर है, इससे हम क्या करते हैं, गैसों के दाब का मापन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए। और किसी पानी से भरी बर्तन में बर्फ़ तैर रही हो, जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाती है तो पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। इसको आपको क्लियरली याद रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप अगर पानी में पूरा ग्लास से भरा हुआ है, उसमें आप बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दीजिए, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तब पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, वही जो प्रीवियस लेवल था वही लेवल ही रहेगा वो। ठीक है, क्योंकि जो पानी पिघलते हैं तो उनके बीच में जो थोड़े थोड़े गैप होते हैं पानी के बीच में, वो उसमें उनके मॉलिक्यूल सेट हो जाते हैं, जिससे कारण उसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसका तल अपरिवर्तित रहेगा। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव मोशन, इसके बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है, उसका फार्मूला यहीं से निकला था। इनके अनुसार जो उन्होंने बोला था, किसी वस्तु का जो घनत्व है, ठीक है, उसके पानी के घनत्व के बराबर उसका आपेक्षिक घनत्व होगा। ठीक है, यानी कि रेशियो जो होगा। ठीक है, जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है, यानी कि उसका जो डेंसिटी है हम उनको कंपैरिजन कर लेंगे वाटर के डेंसिटी से। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो क्या है, उसका सापेक्षिक या अपेक्षिक घनत्व है। सापेक्षिक अपेक्षिक वर्ड वहीं यूज करते हैं जहाँ दो चीज़ों की हम कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है, तो अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व या जल का घनत्व एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर हम डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। अब यहाँ से चूंकि अंश में भी घनत्व है, हर में भी घनत्व है, तो क्या होगा, हम जो है आपेक्षिक घनत्व क्या है, दोनों ऊपर नीचे दोनों घनत्व हैं, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कट जाएगी और आपेक्षिक घनत्व का या सापेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होगा वो मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होगी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो लोग चूंकि घनत्व नाम सुनते ही किलोग्राम पर मीटर क्यूब लगा देते हैं, ये भी ऑप्शन में मिलता है, तो गलत हो जाता है। आपको ध्यान से देखना है कि सापेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी किसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व आर्किमिडीज सिद्धांत की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है, इसका एक एप्लीकेशन है। आपेक्षिक घनत्व से अगर आपके वहाँ के माध्यम से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं, ऑप्शन में है तो ये टिक करेंगे, अदरवाइज आर्किमिडीज का सिद्धांत टिक करेंगे। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पे कार्य करता है, इससे तरल पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व का मापा जाता है, यानी कि आपेक्षिक घनत्व जो हम मापते हैं वो हाइड्रोमीटर से करते हैं। ठीक है, और हाइग्रोमीटर में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इनको एक साथ दे दिए हैं। हाइग्रोमीटर जो है वो उससे हम आर्द्रता का मापन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रो, डी का आपका अनुभव हो रहा, डी फार होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे हाइड्रोमीटर आएगा वहाँ हम आपेक्षिक घनत्व मार्क करेंगे, अगर हाइग्रोमीटर आएगा तो आर्द्रता मार्क करेंगे।
ठीक है। अब लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, दूध का घनत्व मापते हैं और इसी से हमें पता चलता है कितना शुद्ध है दूध। दूध का घनत्व हम मापते हैं किससे, लैक्टोमीटर से। और डायरेक्ट पूछा जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, गैसों के दाब का मापन करते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। 4th लेक्चर आएगा जिसपे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे श्यानता विस्कोसिटी, ठीक है, केशिका तो हो गया, बर्नौली का प्रमेय हो गया, इनके एग्जाम्पल्स हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट एक पैकेज के रूप में होगा। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे इस चैप्टर से, आपका कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस लेक्चर में इतना ही। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयारी करिए और नोट्स को रिवीजन कीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।